So welcome again to this particular session. तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स थोड़ा सा जानने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट्स भी बता दूं एक बार। फॉर्मेट्स, हालांकि सारी चीज़ें आपको मालूम है लेकिन फिर भी फॉर्मेट्स। तो जो तुम फाइनल अकाउंट्स बनाओगे उसके जो फॉर्मेट्स हैं, एक तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हालांकि थोड़ा सा आइडिया अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, लेकिन थोड़ा मैं कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अब आपको दे दूं। ट्रेडिंग अकाउंट, हालांकि हम इकट्ठे ही बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। समझाने के लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है वो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी करेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट मैंने कहा सभी को मालूम है। सबसे पहले तो हम इधर की तरफ डेबिट साइड में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अगर पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके अलावा टू परचेजेस। अब जितनी भी आपकी परचेजेस हैं उसमें से अगर कोई सामान आपने रिटर्न कर दिया है, परचेजेस रिटर्न इसको तुम बोलते हो, तो वो माइनस करके आप नेट परचेजेस अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे, करेक्ट। उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, जैसे कि वेजेस, फ्रेट, इनवर्ड। फ्रेट का मतलब होता है फ्रेट इनवर्ड। पहले तो ये वर्ड फ्रेट है, फ्राइट नहीं। फ्राइट मने तो होता है डरना। ये फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब है जैसे कि मैंने बड़े बड़े ट्रकों में सामान मंगाया और उसको मंगाने में जो खर्चा हो गया उसको फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं। और वैसे कैरेज इनवर्ड भी यही है, लेकिन कैरेज में और फ्रेट इनवर्ड में फ़र्क ये है कि फ्रेट इनवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम बड़े बड़े ट्रक्स में या व्हीकल्स में सामान मंगाते हैं, जबकि कैरेज का मतलब हो सकता है हमने छोटे मोटे ठेलों में सामान मंगाया हो, तो उसको कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर क्रेडिट साइड में आपके कुछ आइटम होंगे जैसे कि सेल्स, बाय सेल्स। जैसे परचेजेस में से आप रिटर्न माइनस करते हैं तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कोई सामान बेचा हो और आपके कस्टमर्स ने वो आपको वापस कर दिया हो। तो अगर आपका कुछ सामान वापस हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई हैं, तो वो माइनस करके आप सेल्स का अमाउंट यहाँ पर लिखोगे। उसके अलावा फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट पे भी लिखा जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये बताता है कि जो हमने सेल करी और उस सेल को बनाने में, उस सामान को बनाने में जो लागत लगी उसके बीच का डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस लॉस भी आ सकता है अगर बैलेंस इधर की तरफ आए तो। उसके अलावा फिर तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हो। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी मैं एक बार क्विकली बना देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे ना फाइनल अकाउंट फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ ये उनके लिए ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा फाइनल अकाउंट के अंदर। अब ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया वो आप इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करने के बाद अब जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, करेक्ट, जो सामान को बनाने से संबंधित नहीं है बल्कि बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने से संबंधित है। दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट नेचर के जो सामान को बनाने से या सामान को अपने यहाँ तक लाने से रिलेटेड होती है,
और बिजनेस को चलाने के लिए कुछ और भी खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे हमें रेंट का खर्चा देना है, सैलरीज वगैरह देनी है, टेलीफोन चार्जेस हैं, एडवर्टाइजिंग है। तो ये सब खर्चे जो हैं बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है उससे रिलेटेड खर्चे नहीं होते, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे कि इसके अंदर सैलरीज का खर्चा है, जो आप अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, करेक्ट। इसी तरह से रेंट का खर्चा है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस इकट्ठे ही लिख देते हैं, रेंट है, रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, ये खर्चे आप इधर की तरफ ही लिखेंगे। इसी तरीके से प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये खर्चे आप इधर की तरफ लिखेंगे, स्टेशनरी। इसी तरीके से जैसे कि पोस्टेज का खर्चा है, इसी तरीके से लाइटिंग का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। ये सब खर्चे आप पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे या लिखा करते थे, इजंट इट और नॉट। इंश्योरेंस का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, कोई लीगल चार्जेस आपने पे करे, आपका बिजनेस है, हो सकता है किसी कस्टमर ने आपके खिलाफ कोई केस कर दिया हो, लीगल चार्जेस। कोई ऑडिट फ़ी का खर्चा है, कई बार अपने अकाउंट्स को ऑडिट करना पड़ता है, तो प्रोफेशनल्स को हमें फ़ी पे करनी पड़ती हैं, ऑडिट फ़ी। कई बार टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। इसी तरह से फिर ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस। याद रखें ट्रेड एक्सपेंस, बहुत से बच्चों को ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ट्रेड एक्सपेंसेस में। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, ट्रेड एक्सपेंस हमेशा पीएनएल अकाउंट में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस को टेक्निकली हम जर्नल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ये हमेशा पीएनएल अकाउंट में आएंगे, करेक्ट। इसी तरह से कैरेज इनवर्ड तो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, लेकिन कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब तो है जो सामान हमने खरीदा उसको लाने में जो खर्चा हो रहा है, कैरेज इनवर्ड। इसी तरह जब हम सामान बेचते हैं तो कई बार कस्टमर कहता है भाई हमारे घर तक भिजवा दो, तो हमें उस केस में ये कैरेज आउटवर्ड, मैंने इनवर्ड में बात कर रहा था, मैंने इनवर्ड लिख दिया, एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड्स। इसी तरह से फ्रेट आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, तो ये खर्चे पीएनएल में आएंगे। इनवर्ड्स जो हैं वो ट्रेडिंग में आएंगे, करेक्ट। फ्रेट आउटवर्ड के बाद इसी तरह कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हमें करनी पड़ती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारा हमने सेल्समैन रखे हैं, उनको कुछ कमीशन दिया है, या हमने अपने एजेंट्स रखे हैं, उनको कुछ कमीशन हम देते हैं, तो वो खर्चे हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरीके से पैकिंग, पैकिंग चार्जेस, ये खर्चे हम यहाँ पर लिखते हैं, करेक्ट। अब बिजनेस में दो तरीके की इनकम होती हैं, एक तो जो हमने प्रोडक्ट को बनाया उसको बेचा, उससे जो इनकम आती है उसको हम सेल्स कहते हैं, वो हमेशा ट्रेडिंग एक्टिविटी में दिखाई जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बिजनेस की कुछ इनकम होती हैं जो कि वो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को बेच करके नहीं कमा रही हैं, तो ऐसी इनकम को हम अपने पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा, आपको डिस्काउंट मिल गया, या आपके क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया। इंटरेस्ट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला। इसी तरीके से
बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स तो डेबिट साइड में आएंगे, शायद मैंने लिखे नहीं थे। बैड डेट्स रिकवर्ड अगर होते हैं तो वो हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इस तरह की जो इनकम होंगी जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेच करके नहीं होती हैं, वो हम पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैड डेट्स शायद मैंने नहीं लिखे थे तो मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स। बैड डेट्स जो कस्टमर डिफॉल्ट कर जाते हैं, पैसा नहीं देते, बैड डेट्स। तो इस तरीके से फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि इस साल के एंड में अपना नेट प्रॉफिट निकाल लें, जैसा कि हमने कुछ लम्हा पहले देखा भी था। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस भी हो सकती है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट है। उसके अलावा फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो जिसमें आप अपने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखते हो। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? यहाँ तक किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या था, फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रायल बैलेंस के साथ साथ बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी दी हों। तो सबसे पहले हम अपने एरिया ऑफ डिस्कशन को अब आगे स्ट्रेच करते हैं। अब हम जरा एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है? एडजस्टमेंट्स। तो ये तो मैंने हल्का सा फॉर्मेट आपको बताया। अब फॉर्मेट बताने के बाद मैंने कहा हम जरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात करें। आप इससे पहले कई बार क्वेश्चन फेस कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में। आपको मालूम है कि जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसके साथ साथ कई बार एडजस्टमेंट दी होती है, और मैंने देखा बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ख़ास तौर से बैड डेट से रिलेटेड। और याद रखो आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो बैड डेट्स से रिलेटेड ही आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। जनरली आपके जो क्वेश्चन है और मॉड्यूल में भी आपके जो क्वेश्चन दिए हैं वो बैड डेट्स से ही रिलेटेड ज़्यादा दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट, तो हमने एडजस्टमेंट्स के अंदर भी सबसे पहले जो हम एडजस्टमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं वो बैड डेट्स के, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और डिस्काउंट टू डेटर्स। करेक्ट। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर भी पहले हमने जरा इसकी चर्चा करी, लेकिन हमने बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करी ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? आइए जी, सबसे पहले तो मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन लिया। पहले मैं अपने डिमॉन्स्ट्रेशन ही लूँगा। मैंने कहा कि एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से, फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम्पल 1, मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है कि ये फुल फ्लेड्ज ट्रायल बैलेंस नहीं है, उसका एक टुकड़ा है। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स, करेक्ट। अब ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट ये क्रेडिट, करेक्ट। अब ये डेबिट कॉलम है, यानी कि डेबिट बैलेंसेस हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। इसके अंदर मैंने लिखा बैड डेट्स, सॉरी पहले तो मैंने लिखा डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 5 लाख रुपीस के डेटर्स आपको गिवन है। कितने डेटर्स गिवन है? 5 लाख के डेटर्स, करेक्ट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स आपको दिया हुआ है। कुछ डेटर्स बदमाश निकल गए, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। वो 5,000 के हैं। और फिर मैंने आपको ट्रायल के अंदर ही लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब बार बार ये वर्ड मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PFDD लिख दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। करेक्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्रेडिट बैलेंस ही होता है। मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस में ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है। कुछ पहले मैं इंपॉर्टेंट आइटम्स की बात कर रहा हूं, फिर एडजस्टमेंट को भी हम लेंगे, इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी लेंगे। अभी मैंने ये मान के चल रहा हूं कि ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं। कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेशन में। पहले तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस अकाउंटिंग पीरियड में आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई, आपने उस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू अपने लेजर अकाउंट्स बनाए और उनको अपने लेजर्स में पोस्ट कर दिया। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ अगर लिखी है तो इसका मतलब ऐसा हो चुका है। पहले तो ये बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बांध दो। ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि ये चीज़, जैसे कि डेटर्स है, यहाँ डेटर्स लिखा है, इसका मतलब इतने रुपए की क्रेडिट सेल हो चुकी है। बैड डेट्स, इसका मतलब ये बैड डेट्स हो चुकी हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है जिन डेटर्स के खिलाफ हमें शक है, शुबा है, संदेह है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे। तो अकाउंट्स में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस पढ़ा है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि किसी भी आशंका, अगर किसी भी लॉस की संभावना है तो उसके लिए हमें अकाउंट्स में प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो हमें कुछ डेटर्स को लेकर के लग रहा होगा कि ये संभावित बैड डेट्स हैं, ये बैड डेट्स फ्यूचर में हो सकते हैं, अभी तो नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो उनसे निपटने के लिए हमने एक प्रोविजन भी बनाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हम चीज़ें कर चुके हैं। पहले तो ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ जब दी होती है तो उसका मतलब है ये हो चुका है। जब मैंने आपको एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट्स के बारे में शुरू में दिया, तो ये कुछ शीट्स इधर पड़ी हुई, इनको जरा किनारे कर दूँ, बार बार इधर की तरफ आ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, एक सेकेंड के। करेक्ट। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में अगर दी होती है तो पहले तो इसका मतलब है ये चीज़ हो चुकी है। और मैं ये बता रहा था कि कुछ देर पहले जब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था तो मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली इस साल के अंत में जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनमें जो बैलेंसेज हैं उनका कलेक्शन होता है। तो ये अपने आप में इस बात का प्रूफ होता है कि ये चीज़ें इस साल हो चुकी हैं, नंबर वन। फिर मैंने ये भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ दी होती है तो उसकी पोस्टिंग हमेशा एक ही बार होगी। यहाँ तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, याद रखना, अभी सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो इनकी पोस्टिंग अगर मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, यानी कि जब मैं, ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मैंने कहा अकाउंट तो हम इकट्ठे ही बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट। और उसके अलावा ये मेरी बैलेंस शीट है। करेक्ट। ये मेरी बैलेंस शीट है। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको डेटर्स दिए हैं। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हो उसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी। बताओ जरा डेटर्स कहाँ पर आएंगे, अभी तो हमने देखा था डेटर्स सर बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। वेरी गुड, डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। तो मैंने बैलेंस शीट में डेटर्स 5 लाख रुपए के लिख दिए। डेटर्स बैलेंस शीट में आएंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर ये ट्रेडिंग, यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है, ये नीचे का पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स हैं, करेक्ट, इसका मतलब ये बैड डेट्स हो चुके हैं। इस साल इतने रुपए के ये बैड डेट्स है, यानी कि आपको लग गया है कि ये लोग पैसा नहीं देंगे। आपने सामान बेचा, उसमें से कुछ डेटर्स तो आपको पैसा देंगे, आपको यकीन है, लेकिन कुछ डेटर्स आपको लगता है पैसा नहीं देंगे। जब आपको यकीन है कि ये पैसा नहीं देंगे तो आपने उनको बैड डेट्स करार दिया। अब आपने बैड डेट्स करार दिया तो इसका मतलब आपने इसकी क्या एंट्री लिखी होगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री आपको लिखनी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में कैसे पहुंची, आपने इससे रिलेटेड एंट्री लिखी होगी। और वो एंट्री क्या लिखी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्योंकि जब
डेटर्स का क्या मतलब है? डेटर्स का मतलब वो कस्टमर्स जिनसे आपने पैसा लेना है। अब आपको लग रहा है इनमें से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो आप बैड डेब्ट्स डेबिट करेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट्स लॉस है। बैड डेब्ट्स को आप डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉस है। दूसरा, डेटर्स को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि इस लॉस की वजह से आपका एक एसेट कम हो गया। क्योंकि मान लेते 5 लाख के डेटर्स हैं और मुझे लग रहा है 10,000 के डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो 10,000 तो बैड डेट्स हो गए, तो मुझे अब डेटर्स को भी कम करना पड़ेगा। किसी भी एसेट को कम करने के लिए हमेशा क्रेडिट करते हैं। पर ध्यान क्या रखना है, इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री आप कर चुके हो, तभी ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है। ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए नजर आ रहा है, इसका मतलब आप ये एंट्री कर चुके हो। और इस एंट्री के करने का क्या मतलब हो गया? इस एंट्री के करने का मतलब ये हो गया कि डेटर्स अकाउंट का जो बैलेंस है, इसमें से आप बैड डेट्स माइनस कर चुके हो। क्योंकि अगर आप ये एंट्री कर चुके हो तो इसका मतलब डेटर्स का ये जो बैलेंस नजर आ रहा है, ये बैड डेट्स के बाद का नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसलिए ध्यान क्या रखना है, पहले तो एक क्ल्यू अपने दिमाग से जाने मत देना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी जो आइटम होगा उसकी पोस्टिंग हमेशा एक बार होगी। नंबर वन, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये बैड डेट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप ये एंट्री कर चुके हो। और अगर आप ये एंट्री कर चुके हो तो इसका मतलब डेटर्स का जो बैलेंस है, ये बैड डेट्स के बाद का बैलेंस है। करेक्ट, नंबर वन। तो डेटर्स तो आप यहीं पर लिखेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस पे बैड डेट्स दिया है, ये कहाँ दिया है? डेबिट में दिया है। तो आप इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मैंने यहां पर लिखा बैड डेट्स। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिया होता है वो पीएनएल के अंदर ही आएगा। ब्रैकेट में मैंने ट्रायल बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस ये भी लिख दिया। ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स है उसको मैंने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा। लेकिन बहुत से बच्चों सोचते सर क्या इसको डेटर्स में से भी माइनस करेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ये एडजस्टमेंट में नहीं है। पहले तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, नंबर वन। दूसरी चीज़ आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि हम डेटर्स में से क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न है कि इसकी पोस्टिंग एक ही जगह होगी, लेकिन असली रीज़न क्या है कि ये जो अमाउंट है ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो उसका मतलब बैड डेट्स हो चुके हैं, और हो चुके हैं तो उसका मतलब डेटर्स का जो फिगर नज़र आ रही है वो बैड डेट्स के बाद नज़र आ रही है, नंबर वन। तो इसका मतलब आप ये एंट्री कर चुके हो। करेक्ट। अब ये एंट्री आपने करी, जब मैं इसको पीएनएल अकाउंट में लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये एंट्री कर रहा हूं। मैं एंट्री क्या कर रहा हूं? इसका मतलब मैं एंट्री लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। आपको एंट्री लिखनी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब हम बैड डेट्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो इसका मतलब अब मैं इनडायरेक्टली ये एंट्री कर रहा हूं। हालांकि ये एंट्री हम कभी भी अकाउंट्स में करते नहीं है, सिर्फ बिकॉज हम इसको पीएनएल में लिख रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही एंट्री हो रही है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यानी कि ये जो नुकसान है बैड डेट्स, अब हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया। और अकाउंट्स में राइट ऑफ का अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज मीनिंग हमेशा ये होता है कि इसको हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तहत डेबिट कर दिया। इट इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये जो बैड डेट्स होंगे इसको आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। इसका मतलब है इस बैड डेट्स को आप राइट ऑफ कर रहे हैं। और राइट ऑफ कर जब भी करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम होगा, और जिस आइटम को राइट ऑफ कर रहे हो वो क्रेडिट में आ जाएगा। अब इस एंट्री के करने से क्या होगा, ये बैड डेट्स का बैलेंस भी खत्म हो गया। क्योंकि देखो यहाँ डेबिट बैलेंस से बैड डेट्स क्रेडिट करा, तो इसका मतलब ये बैलेंस अब खत्म हो गया, क्योंकि आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, लेकिन आपका पीएनएल अकाउंट कम हो गया। तो ये जो लॉस है उसको आपने अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करा। मेन चीज जो आपको समझनी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर्स होगा वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, नंबर वन। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स होगा वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप ये एंट्री तो कर चुके हो, अब आपको ये एंट्री करनी है। ये एंट्री आप कर रहे हो तो इस लॉस को आप अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाओगे, लेकिन ये डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एडजस्टमेंट में नहीं है। दूसरी चीज, अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद ये रखना है, पहले तो प्रोविजन का क्या मतलब होता है, जरा इस बात को पहले समझने की कोशिश करो। ये बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत से बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर प्रॉब्लम होती है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो
जस्ट जरा समझाने के लिए। मान लेते हैं अब इस आपको कैसे समझाया जाए, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी कोई ऐसा लेना पड़ेगा कि आपको समझ में भी जरा आसानी से आ जाए। मान लेते हैं एक दिन मैं वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए निकला। करेक्ट, वाइफ के साथ मैं शॉपिंग के लिए निकला। अब होता क्या है कि स्ट्रेट में इतने बिजी हम रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और ख़ास तौर से इस एज में कि वक्त मिलता नहीं है, तो घर में भी कई बार सुनना पड़ता है कि आपके पास वक्त नहीं है, सारा दिन बिजी 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 रहते हो, हम लोगों का ख्याल ही नहीं करते। आपके पेरेंट्स के साथ भी कई बार ऐसा होता होगा ना, मम्मी आपकी डांटती होगी। एनीवे, तो बिकॉज मैं शॉपिंग के लिए निकला वाइफ के साथ, तो मैंने जेब में सोचा चलो 50,000 रुपीज़ रख लेते हैं। मैंने 50,000 रुपीज़ अपनी पॉकेट में रख लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सिर्फ करना नहीं होता, उसको चीज़ को अच्छी तरह समझना भी है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। मैं 50,000 की शॉपिंग करने के लिए, सॉरी, वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकला। मैंने अपनी अलमेरा खोला, उस अलमारी से अपनी पॉकेट में पैसे डाल दिए, 50,000 रुपीज़। तो इसका मतलब मैंने क्या एंट्री लिखी? अलमेरा अकाउंट डेबिट टू पॉकेट अकाउंट, क्योंकि अलमेरा से मैंने पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में डाल दिए। सर ये कोई एंट्री है? तुम्हें समझाने के लिए ऐसी एंट्री बनानी पड़ती है। करेक्ट। अब हम मार्केट में पहुंचे। अब मुझे तो लग रहा था ये पैसे भी कम पड़ जाएंगे। हम मार्केट में पहुंचे, यानी कि मैं क्या सोच रहा था कि 50,000 रुपये जो हैं मेरे आज खर्च हो जाएंगे, ऐसी मुझे संभावना थी। सिर्फ संभावना इतनी नहीं थी, हकीकत तो ये थी कि मुझे लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा ना शॉपिंग करनी पड़े। खैर, मार्केट पे पहुंचे तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि वहाँ वाइफ की कोई फ्रेंड मिल गई। बस फिर क्या था, वाइफ की कोई पुरानी फ्रेंड उसको मिल गई, तो ज़्यादा वक्त उनका बातों में चला गया और शॉपिंग के लिए कम वक्त बचा। अब जब शॉपिंग के लिए कम वक्त बचा, तो इसका मतलब मैं सोच तो रहा था 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली खर्चा पता है कितने का हुआ? सिर्फ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सिर्फ 10,000 रुपीज़ का हुआ। चलो, बात समझने की कोशिश करो। मैं सोच तो ये रहा था कि 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये का ही हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि 50,000 में से 10,000 का ही खर्चा हो गया, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज़ का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। करेक्ट। ये 40,000 जो मैंने अलमारी से निकाले थे, वो मेरे पास बच गए। अलमारी से मैंने कितने निकाले थे? अलमेरा से मैंने 50,000 निकाले थे, उसमें से 10,000 ही खर्च हुए, तो इसका मतलब 40,000 बच गए। अब बच गए तो मैं जब घर आया तो अब मैं क्या एंट्री लिखूंगा, जरा मुझे बताओ। अब तब मुझे पता लगेगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहानी सुनने के चक्कर में ये भूल ही जाओ। जब मैंने अलमेरा से पैसे निकाले तो मैंने लिखा अलमेरा अकाउंट डेबिट टू पॉकेट, और अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी पॉकेट में अमाउंट बचा है उसको निकाल करके वापस अलमेरा में डाल रहा हूं। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? पॉकेट अकाउंट डेबिट टू अलमेरा अकाउंट, पॉकेट टू अलमेरा अकाउंट। बात समझ में आ गई? पॉकेट अकाउंट डेबिट टू अलमेरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताने की कोशिश करी, यानी कि कभी कभी हम सोचते इतना खर्चा होगा, लेकिन खर्चा उसमें से कम होता है, नंबर वन। इसी तरीके से अकाउंट्स में जब हमें कुछ नुकसान होने की संभावना होती है, तो एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस को कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। तो जब हमें किसी नुकसान की संभावना होती है तो अकाउंट्स में हम प्रोविजन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज मुझे लग रहा था 50,000 खर्च होने की संभावना है, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने अलमेरा से पैसे निकाले, अलमेरा अकाउंट डेबिट टू पॉकेट मैंने अपनी जेब में डाल दी। इसी तरह अकाउंट्स में जब आपको लगता है कोई नुकसान होने की संभावना है, तो उससे निपटने के लिए आप एक प्रोविजन बनाते हो। ध्यान ये रखना कि अकाउंट्स में जब भी आप प्रोविजन बनाते हो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर
जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, इसका मतलब आपने क्या एंट्री लिखी होगी? आप बता सकते हो मुझे क्या एंट्री लिखी होगी? जब आपको ये आशंका थी, ये ऐसा संदेह है, ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसी आशंका है, उसको निपटने के लिए आप प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट आपका कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप ये एंट्री लिखोगे। और क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब आपने ये एंट्री लिख दी है, ये एंट्री आप कर चुके होगे। जब आप ये एंट्री कर चुके होगे तो तभी तो ये बैलेंस यहां नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस पे, इजंट इट और नॉट? तो कहने का मतलब है ये एंट्री तो आप कर चुके हो। अब आप यहां थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की जगह एलमेरा मान लो और प्रोविजन की जगह पॉकेट मान लो। जैसा कि मुझे संभावना थी 50,000 रुपए खर्च होंगे तो मैंने एलमेरा से पैसे निकाले, इसी तरह मुझे यहां लग रहा है 10,000 खर्च होने की संभावना है, तो मैंने प्रॉफिट से 10,000 निकाले और एक प्रोविजन बना लिया। करेक्ट? एक्चुअली ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ये अमाउंट दिया रहता है, एक्चुअली ये जो अमाउंट दिया रहता है ये बचा हुआ अमाउंट होता है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा कि आपने प्रॉफिट से पैसे तो ज्यादा निकाले होंगे। ये जो फिगर यहां दी रहती है, आपको समझना ये वो फिगर है जो बच गई है। जैसे कि मैंने 50,000 निकाले थे, उसमें से 40,000 बच गए थे। इसी तरह से ये जो अमाउंट ट्रायल के अंदर दिया रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, आप हमेशा मान के चलोगे ये बचा हुआ अमाउंट है, दिस इज लेफ्ट ओवर अमाउंट। करेक्ट? तो आपने जब प्रॉफिट से पैसे निकाले होंगे तब तो आपने ये एंट्री करी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन उसमें से मान लेते हैं आपको ये लगा कि 15,000 के बैड डेट्स होंगे, चलो, या 20,000 के बैड डेट्स होंगे, जितने भी होंगे, तो उसमें से उतने बैड डेट्स नहीं हुए या उतना खर्चा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बचा हुआ अमाउंट है। सिंपल वर्ड्स में आपने जितना भी प्रोविजन प्रॉफिट से निकाला था, इनफैक्ट वो 10,000 नहीं निकाला होगा, रिमेंबर वन थिंग, आपने 10,000 नहीं निकाला होगा। कितना निकाला था उससे मुझे भी पता नहीं है कि उसने कितना निकाला होगा, वो मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स में जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी ये एंट्री हुई होगी। करेक्ट? अब क्या हुआ, ये जो अमाउंट है ये बचा हुआ अमाउंट है, दिस इज लेफ्ट ओवर अमाउंट, यानी कि उस जितना अमाउंट आपने निकाला था उसमें से ये बचा हुआ अमाउंट है। अब जैसे कि मैंने 50,000 निकाले थे, 10,000 ही खर्च हुए थे, 40,000 बचा हुआ अमाउंट था। उस 40,000 को मैंने क्या करा, दोबारा जहां से निकाला था वहीं रख दिया। जो बचा हुआ अमाउंट था जहां से निकाला था वहीं रख दिया। इसी तरह से बिकॉज ये बचा हुआ अमाउंट है, जहां से आपने निकाला था इसको आप वहीं रख दोगे। अब मुझे बताओ आपने कहां से निकाला था इसको? ये एंट्री तो आपने पहले करी होगी, लेकिन ये 10,000 से नहीं, जितना भी अमाउंट आपने प्रोविजन का बनाया हो, प्रोविजन उस वक्त बनाया होगा, उतने अमाउंट से आपने ये एंट्री करी होगी। उसमें से इतना अमाउंट बचा हुआ है, इतना अमाउंट बचा हुआ है। तो बिकॉज ये बचा हुआ अमाउंट है, तो आपने ये कहां से निकाला था? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था। अब आप इसको वहीं ले जाओ। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होगा, ध्यान से सुने, ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होगा और वो क्रेडिट में ही दिया होगा, उसको आप हमेशा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। और बिकॉज ये ट्रायल में दिया हुआ है तो इसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी, और आप यहां पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, T/D डाउटफुल डेट्स, डेट इज 10,000। ये एंट्री आपने करी नहीं है, ये अब कर रहे हो। इस एंट्री के करने का मतलब है कि जब आपने पैसा निकाला था तो आपने ये एंट्री करी थी, और अब आप क्या एंट्री कर रहे हो, जहां से आपने पैसा निकाला था वहीं इस पैसे को डाल रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीएनएल अकाउंट। बात समझ में आई? दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बैड डेट्स और ट्रायल बैलेंस में दिए हुए प्रोविजन का डेटर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर वन, क्योंकि इनका जो असर पड़ चुका था वो ऑलरेडी यहां पर इनकॉर्पोरेटेड है। अब आपको कुछ नहीं करना। नंबर वन, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट सीधा डेबिट में आएगा, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ प्रोविजन क्रेडिट में आएगा। मैंने रीजन समझाने की कोशिश करी कि इसका मतलब क्या है और ये यहां पर क्यों आता है। और डेटर्स का बैलेंस आपका सीधा बैलेंस शीट में आएगा।
बैड डेट्स और प्रोविजन का इफेक्ट डेटर्स में ऑलरेडी पड़ चुका है, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको रूल सिंपल याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम की पोस्टिंग हमेशा एक ही बार होगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने ये भी बताने की कोशिश करी कि जब बैड डेट्स हम पीएनएल में लिखेंगे तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस टू बैड डेट्स। एंट्री हमें करनी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह ये जो प्रोविजन है, हमने जितना भी प्रोविजन निकाला होगा उसमें से ये बचा हुआ पोर्शन है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो बचा हुआ पोर्शन जहां से आपने निकाला, बिकॉज जब भी अकाउंट्स में हम प्रोविजन बनाते हैं तो उससे प्रॉफिट कम होता है, इसका मतलब जितना भी प्रोविजन हमने निकाला होगा उस वक्त हमने पीएनएल को डेबिट करा होगा, लेकिन ये बचा हुआ अमाउंट है तो अब हम इसको दोबारा से पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा। अब एक और चीज, कई बच्चों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, क्योंकि कई बच्चों को ये आदत है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट साइड में माइनस करने की। बात एक ही, आप चाहो तो यहां पर भी माइनस करके दिखा सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ डेबिट पे लिख रहा हूँ बैड डेट्स और ये क्रेडिट पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नेट इफेक्ट ही यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बेटर है कि आप इसको यहाँ पर क्रेडिट में ही लिखो। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं एक एडजस्टमेंट और लेता हूँ जिससे आपको ये और क्लियर थोड़ा सा हो जाए। ये तो मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस की बात बताई, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने की चांसेस है। लीजिए जी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में भी मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा, और जब मैं ट्रायल बैलेंस लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर भी मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा, और इसके अंदर भी मैंने वही फिगर्स लिखी जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल्स में लिखी थी। डेटर्स, डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा वो तो हमेशा बैलेंस शीट में ही आएगा। बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिया होगा वो हमेशा पीएनएल अकाउंट की डेबिट में आएगा। मान लेते हैं बैड डेट्स का अमाउंट 5000 है, करेक्ट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्रेडिट बैलेंस है 10,000। इसका मतलब जितना भी प्रोविजन हमने निकाला था प्रॉफिट से उसमें से ये बचा हुआ बैलेंस है। लेकिन अब की बार सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, अब की बार सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, मैंने अब की बार आपको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दी। ये तो ट्रायल बैलेंस की फिगर है, अब मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दी। एडजस्टमेंट्स जो कि मैंने इससे पहले वाले में नहीं दी थी। एडजस्टमेंट्स, अब इन एडजस्टमेंट में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो मैंने एडजस्टमेंट में लिखा राइट ऑफ, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹10,000। एडजस्टमेंट में एक तो ये दिया हुआ है कि आप और बैड डेट्स राइट ऑफ करो। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में मैंने लिखा क्रिएट अ प्रोविजन, create a provision for bad and doubtful debts, या create a provision for doubtful debts at the rate of 10%। ये अब की बार दो एडजस्टमेंट पे आपको गिवन है। अब पहले तो मैं जरा एक दो पॉइंट क्लियर करने से पहले, अब की बार मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ये सिर्फ पीएनएल बनाया, क्योंकि बैड डेब्ट्स का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं पड़ेगा। आप मान के चलो ये पीएनएल है और ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपको फिगर्स दी हुई है। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा और ये मैंने बैलेंस शीट लिखी। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को देखो ही मत, आप सिर्फ अपने ट्रायल को देखो। ट्रायल के आइटम्स की एटलीस्ट पोस्टिंग अब आपको मालूम है। ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स हैं वो आपको मालूम है कि हमने बैलेंस शीट में ही लिखने होते हैं। 5 लाख।
अब आपको ये भी मालूम चल चुका है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स हैं उसका डेटर्स पे कोई असर नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स है 5,000 रुपीज़, उसको हमने सीधा पीएनएल अकाउंट में लिखना है। तो पीएनएल अकाउंट में मैंने लिखा बैड डेट्स, ब्रैकेट में मैंने ट्रायल लिख दिया। ट्रायल का मतलब है कि ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस वाले हैं। तो बैड डेट्स जो ट्रायल के अंदर दिए हैं उसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी, वो पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ट्रायल के अंदर दिया है, इसका मतलब हमने जितना भी प्रोविजन प्रॉफिट से निकाला था उसमें से 10,000 बच गए। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जो बचा हुआ बैलेंस है हम दोबारा पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुमने देखा ट्रायल के अंदर जो डेटर्स, बैड डेट्स और प्रोविजन दिए होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सबको हमने एक एक बार लिखना है। करेक्ट। अब आती है बारी एडजस्टमेंट की। ये चीजें एडजस्टमेंट में हैं, इसका मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड में इनका इफेक्ट हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। अब हमें इनका इफेक्ट देना होगा। अब नीचे कहते हैं राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 10,000। बिकॉज अब की बार ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो जब हम बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे तो मेरी पहली एंट्री क्या होगी? पहले तो ये 10,000 से रिलेटेड मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूं। जब मैं पहले मैं इस पार्ट को समझा रहा हूं, ठीक है। वो कहता है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। जब मैं बैड डेट्स राइट ऑफ करूंगा तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री, पहले तो ये चीज आपकी कहां पर गिवन है? एडजस्टमेंट में गिवन है। बिकॉज ये एडजस्टमेंट में है तो इसका मतलब अभी तक आपने बैड डेट्स की जो एंट्री है वो करी ही नहीं है। तो पहले तो आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, इसलिए डेबिट करेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया? डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। तो डेटर्स ये 10,000 से ये आपने पहले एंट्री करी। अब इस एंट्री के करने से क्या हुआ? एक तो बैड डेट्स में अब 10,000 का बैलेंस आ गया और डेटर्स आपके 10,000 से कम हो जाएंगे। अब बिकॉज ये एडजस्टमेंट में दिया है तो मुझे इसको इफेक्ट में लाना होगा। नंबर एक, पहली एंट्री तो आप ये करेंगे, उसके अलावा एक एंट्री आप और करेंगे। बिकॉज ये लॉस है तो इसको आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। अगर मैं बैड डेट्स काट दूं तो मेरी एंट्री क्या बच गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यानी कि जो ट्रायल जो एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स हैं, बेसिकली उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि एक तो प्रॉफिट कम हो रहा है और डेटर्स कम हो रहे हैं। यही वजह है कि जो एडजस्टमेंट में डेटर्स बैड डेट्स होंगे, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होंगे, एक तो वो डेटर्स में से माइनस करे जाएंगे बैड डेट्स। यहां जो मैं बैड डेट्स माइनस कर रहा हूं डेटर्स में से, ये मैंने इसके आगे ए लिखा। ए का मतलब जो एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट में दिए हुए बैड डेट्स एक तो डेटर्स में से माइनस होंगे, ये ध्यान में रखना है, नंबर वन। नंबर टू, फिर हम इसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट में भी लिखेंगे टू बैड डेट्स, क्योंकि ये नुकसान है। यहां मैंने ब्रैकेट में एडजस्टमेंट लिखा ताकि एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। 10,000। अब आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए रहते हैं उनकी पोस्टिंग दो बार होगी। एक तो वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट में हम लिखेंगे और दूसरा हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर नीचे कहता है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब अकाउंट्स में हमें लगता है कि कोई नुकसान होने की संभावना है तो उससे निपटने के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं। अब उसने कहा क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। पहले तो मैं जब प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन मैं कितना प्रोविजन बनाऊंगा? पॉइंट ये है, मैं कितना प्रोविजन बनाऊंगा। तो इसके लिए पहले तो मैं ये देखूंगा
कि मेरे डेटर्स में नेट बैलेंस अभी कितना है। 4,90,000 का बैलेंस है बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद। तो इसका मतलब जो प्रोविजन बनेगा वो इतने डेटर्स के खिलाफ बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो आप 10% जो कंप्यूट करेंगे 49,000 का करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो डेटर्स अकाउंट में बैलेंस फाइनली 4,41,000 का बच जाएगा। वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ो। पॉइंट ये है कि जब एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया रहेगा, एक तो वो डेटर्स में से माइनस होगा और दूसरा वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि अभी ये नुकसान है, ये बचा हुआ बैलेंस थोड़ी है, ये तो आप प्रोविजन बना रहे हो। तो प्रोविजन जब बनाएंगे तो तब हम उसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में ले जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आपकी 49,000 की है। अब आपकी समझ में सारी कहानी आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स जो दिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल की डेबिट पे आएंगे। जो प्रोविजन दिया होगा पीएनएल की क्रेडिट पे आएंगे। ट्रायल में दिए हुए आइटम्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिंपल सा रूल याद रखो, डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, एक बार वो डेटर्स में से माइनस होंगी और पीएनएल अकाउंट की डेबिट में आएंगी। डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, एक तो डेटर्स में से माइनस होंगी और उसके अलावा हम पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में भी उसको लिखेंगे। आई होप कि इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मैंने रीज़न भी बताने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों होता है। ये एडजस्टमेंट में चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे डेटर्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कम करा नहीं है और मुझे पीएनएल ये नुकसान भी है, इसलिए पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा और डेटर्स भी कम होंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। करेक्ट? तो इसको करने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और चलो मैं आपको बैड डेट से रिलेटेड कराता हूं, हालांकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल 3, इसमें भी मैंने आपको ट्रायल दिया। ट्रायल बैलेंस, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। करेक्ट? ये ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम। डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने अब की बार लिखा डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस है 5 लाख। ट्रायल के अंदर मैंने बैड डेट्स लिखा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायल के अंदर जो बैड डेट्स गिवन होंगे उनकी पोस्टिंग केवल एक ही बार होगी, 10,000, वो आप लिखेंगे। उसके बाद डेटर्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आप लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिए रहते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, खास तौर से डेटर्स से रिलेटेड, बैड डेट से रिलेटेड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो ट्रायल में दिए हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कुछ एडजस्टमेंट भी हैं अब, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी शीट्स यहाँ पर सारी ख़त्म हो गई हैं, कोई शीट ही नहीं बची है खाली। जस्ट वेट। तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, जस्ट 1 मिनट ब्रेक। करेक्ट? तब तक मैं शीट्स वगैरह अपनी निकाल लेता।
सो वेलकम अगेन। तो मैं शीट्स मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने शीट्स अब दोबारा ले ली है। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी अब आप लिखें। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट अभी तक मैंने लिखी नहीं थी, तो एडजस्टमेंट 1 आप लिखें। राइट ऑफ, राइट ऑफ राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹20,000। तो 20,000 के बैड डेट्स आपको और राइट ऑफ करने, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। सेकंड, क्रिएट अ प्रोविजन, create a provision at the rate of 20% for bad and doubtful debts। सिंपल वर्ड्स में फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके अलावा अब की बार मैंने एक एडजस्टमेंट और दे दी। क्रिएट अ प्रोविजन, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, create a provision for discount at the rate of 10% for debtors। तो कई बार आप अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि अगर आप वक्त से पहले पैसा दे देंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो अब की बार ये एडजस्टमेंट्स हैं, रूल वही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में जो दिया होगा उसकी पोस्टिंग एक बार, और डेटर से रिलेटेड किसी भी तरह की एडजस्टमेंट हो, डेटर से रिलेटेड चाहे बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हो, चाहे प्रोविजन की हो, चाहे डिस्काउंट की हो, जितनी भी डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं वो डेटर्स में से माइनस होंगी बैलेंस शीट में, और दूसरा पीएनएल अकाउंट की डेबिट में आएंगी। सिंपल रूल अब आपको याद रखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक तो मैंने इसमें पीएनएल बनाया और दूसरा मैंने डेट बैलेंस शीट बनाई। तो पहले तो जो ट्रायल में दिया हुआ है उसकी पोस्टिंग आप कर लो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर्स हैं वो तो आप सीधा अपनी बैलेंस शीट में लिख लो। एसेट साइड में डेटर्स अकाउंट में आपका बैलेंस कितना दिया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन लिखाया अभी उसमें 5 लाख का बैलेंस आपको गिवन है, तो 5 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? ये तो ट्रायल में दिया हुआ बैलेंस है। इसी तरह ट्रायल के अंदर जो बैड डेट्स हैं उसको आप पीएनएल अकाउंट की डेबिट में लिखो। बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स आपको गिवन है, ब्रैकेट के अंदर मैंने टी लिख दिया। टी का मतलब है एज पर ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। ट्रायल के अंदर बैड डेट्स 10,000 के हैं तो वो आप पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके ये बैड डेट्स अब खत्म हो गए। इसी तरह जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है, मैंने कहा ये बचा हुआ प्रोविजन है तो उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने लिखा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये ट्रायल बैलेंस वाला है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बैलेंस 20,000 का है। अब जो एडजस्टमेंट है, मैंने कहा जितनी भी एडजस्टमेंट है एक बार डेटर्स में से माइनस होंगी और पीएनएल में लिखेंगे। अब वो कहता है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। तो डेटर्स में से हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस करे जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसने एडजस्टमेंट में दिया है कि 20,000 के बैड डेट्स आप और राइट ऑफ करो। तो हमने 20,000 के बैड डेट्स और राइट ऑफ करने हैं। तो एक तो इसमें डेटर्स का बैलेंस घट गया, 4,80,000 रह गया। और दूसरा, बिकॉज तुम्हारा एक एसेट कम हो गया बैड डेट्स की वजह से, तो ये नुकसान हो गया, इसलिए इसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में भी आप दिखाओगे। तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आपने लिखा टू बैड डेट्स और ब्रैकेट में लिखा ए। ए का मतलब है कि एज पर एडजस्टमेंट।
तो 20,000 रुपीज़ का ये आपका नुकसान है, वो नुकसान आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर दूसरी एडजस्टमेंट है कि आप डेटर्स के खिलाफ 20% प्रोविजन बनाओ। हमेशा बैड डेट्स माइनस करने के बाद डेटर्स में जो बैलेंस बचेगा उसी के खिलाफ प्रोविजन बनाना है। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% के हिसाब से आप बनाओगे तो ये 96,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इतने जो डेटर्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद इतने डेटर्स में से इतने लोग पैसा नहीं देंगे, तो आपने प्रोविजन बनाया। अब ये नुकसान है क्योंकि जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज पर एडजस्टमेंट 96, डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, करेक्ट, वो डेटर्स में से माइनस होंगी और पीएनएल की डेबिट पे आएंगी। अब प्रोविजन माइनस करने के बाद आपके डेटर्स 3,84,000 के बचे हैं। ये वो डेटर्स हैं जिसके खिलाफ आपको यकीन है कि ये आपको पैसा दे देंगे, लेकिन ये तो पैसा अपने वक्त पर ही देंगे। सपोज आपकी नॉर्मल पॉलिसी 3 महीने का क्रेडिट फैसिलिटी देने की है, तो ये 3 महीने के बाद ही पैसा देंगे। लेकिन हो सकता है कि आप इनको ये कह दो कि अगर ये टाइम से पहले वक्त पैसा दे दे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो कई बार एंटिटीज इस तरह की पॉलिसीज अपनाती हैं, तो एंटिटी ने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% बनाना है। हमें लगता होगा कि शायद कुछ डेटर्स वक्त से पहले हमें अमाउंट दे देंगे, तो हमें 10% डिस्काउंट उनको देना पड़ेगा। बैड डेट्स माइनस करने के बाद, प्रोविजन माइनस करने के बाद ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अब आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कंप्यूट करा वो 3,84,000 का करा एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 38,400। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स में आप किसी भी तरीके का प्रोविजन बनाते हो तो आपका प्रॉफिट कम होगा, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी यहीं पर आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और ये भी एडजस्टमेंट की फिगर है 38,400, ये आप यहां पर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आपके डेटर्स का नेट बैलेंस जो बच गया, जो कि बैलेंस शीट में आप बाहर के कॉलम में दिखाओगे, 3,45,600। इस तरीके से ये क्वेश्चन करा जाएगा। आई मीन टू से कि अब डेटर्स के बारे में, बैड डेट्स के बारे में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में जितनी भी पॉसिबल एडजस्टमेंट थी वो अब आपको बहुत क्लियर तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में इस चर्चा को अभी हम जारी रखेंगे। इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।